रियल एस्टेट क्षेत्र के अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जबरदस्त बूम है। आइए जानते हैं ट्रिपल ए के प्रबंध संचालक सी अमित अग्रवाल से शहर में चल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में एक खास बातचीत। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अमित एंड अग्रवाल एसोसिएट्स के डायरेक्टर, जो कि आप ट्रिपल ए के डायरेक्टर हो, मिस्टर सी ए अमित अग्रवाल सर। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में जैसे कि आपकी एंट्री है और रियल एस्टेट आप संभाल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि रियल एस्टेट में आज के डेट में कई प्रोजेक्ट्स आपके शुरू हैं, तो आप ये बताइए ओवरऑल क्या सिनेरियो चल रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए, कैसा है कि कोरोना के बाद से हम लोग को रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी सारा अच्छा बूम मिला है। जो लोग बाहर जॉब करते थे, पूना मुंबई वगैरह में भी, जो नागपुर के बाद बच्चे लोग बाहर गए, वो भी सब आजकल उनको समझ में आ गया कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो घर का रेजिडेंशियल हाउसेस का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। तो ये सब बच्चे अपना खुद का घर चाह रहे हैं, तो सब बाहर के बच्चे भी नागपुर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर बाहर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सब तो वजह से रियल एस्टेट का एक अच्छा खासा बूम है सब तरफ, और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। हाउसिंग लोन्स बीच में काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में हो गए थे, ठीक है। अभी आरबीआई ने 2-4 बार इनका रेपो रेट बढ़ाया है, बट 5 से 6 महीने पहले इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी सारे कम थे आरबीआई के। तो उस समय हाउसिंग लोन को 6 से 7% पे हाउसिंग लोन मिल रहा था। सब्सिडीज थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी थी 2 से 2.5 लाख रुपए की। तो ये सब काफ़ी सारे गवर्नमेंट की काफ़ी सारे एफर्ट्स थे, सब चीज़ों से काफ़ी सारा एडवांटेज था। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें रियल एस्टेट के लिए ये भी देखा गया है कि जो नागपुर जो शहर है, आज मिहान में काफी रिवोल्यूशन चल रहा है, और दूसरी बात वर्ल्ड मैप पे आ गया है, काफी प्रोग्रेस हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, रोड से लेके हब ड्राइव पोर्ट सब आ रहा है। तो आप ये बताइए, काफी लोग टेक्निक्रेट्स जो है वो काफी नागपुर में आ चुके हैं, तो वो एक अपना हाउसिंग की तलाश में है, अफोर्डेबल सेगमेंट में। तो आप ये बताइए, आपके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो किस तरह से अफोर्डेबल सेगमेंट में आपके प्लॉट्स अवेलेबल, उस बारे में बताइए, फ्लैट्स। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में हम लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने मिहान बोला, मिहान नागपुर के लिए एक रेवोल्यूशन है। मिहान में अभी हमारे पास एम्स आ गया है, कैंसर हॉस्पिटल आ गया है, और आपके पास जो आईएम्स है, आईएम भी अभी मिहान के अंदर आ गया है। फर्स्ट सिटी वगैरह के सामने आपने सब चीज़ देखे हैं। तो हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम लोग जो रेंज बना रहे हैं, हम लोग 40 to 55 लाख के हम लोग अभी रेंज बना रहे हैं, और एक रेंज है हमारी 30 to 40 लाख की रेंज में। तो ये एकदम इजीली अफोर्डेबल हाउसिंग है। इसमें 90 से 100% तक के आपको हाउसिंग में मिल जाएगा। कस्टमर जो भी आता है, अगर 2-3 लाख रुपए का भी उसके खुद का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको बैंक उसको 100% फाइनेंस करके देती है। वो है। फिर हम लोग ने प्लॉट्स भी हमारे जैसे 2 लेआउट्स अभी चल रहे हैं। क्लाव में हमने एक स्कीम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 1.25 एकड़ के अंदर। तो ये प्लॉट जो हमारे साइजेस है, इसके अंदर 1000 स्क्वायर फुट से लेके हमारे पास 5000 स्क्वायर फुट तक के इसमें प्लॉट्स हैं। तो उसमें आप छोटा सा अपना प्लॉट लेके अपना छोटा इंडिपेंडेंटली आप घर बना सकते हो। उसमें भी आपको सब सब्सिडी वगैरह मिलेगी। और फिर कुछ जो बड़े प्लॉट्स हैं, उसमें हम लोग वेयर हाउसिंग के लिए हम लोग उसमें प्रमोट कर रहे हैं। वाड़ी एरिया से पास में आता है लावा। तो बीइंग द नागपुर सेक्टर है, और जीएसटी के आने की वजह से वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में काफ़ी सारा हम लोग समझ लीजिए काफ़ी सारा बूम आने वाला है। और गडकरी साहब ने काफ़ी इसकी इनिशिएटिव लिया है। लॉजिस्टिक्स की और वेयर हाउसिंग की अलग से उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है। एक वेद करके अलग से एक एसोसिएशन है जो इस पर काफ़ी सारा काम करता है। तो उस हिसाब से हमारे एक माउंटजरी में हमारा एक 22 एकड़ में लेआउट आ रहा है। तो उसमें भी हमने 50% हमारे बड़े प्लॉट्स हैं, 50% हमारे छोटे प्लॉट्स हैं। छोटे प्लॉट्स में हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं, और बड़े प्लॉट्स में हम लोग कमर्शियल के लिए हम लोगों ने उसके अंदर प्रोविजन किया हुआ है। सर, तो आप ये भी बताइए हमको कि जैसे अभी जो फ्लैट स्कीम आपके यहाँ अवेलेबल है, और जो बायर्स आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, परचेस करना चाहता है, तो उनके मन में कई अनगिनत प्रश्न भी है। जैसे कि देखा गया कि पीएमवाई सब्सिडी स्लैश कर दिया गवर्नमेंट ने, इवन देखा कि होम लोन्स के कुछ परसेंटेज बढ़ गए हैं अभी, और सेकंड थिंग मेट्रो सेज भी लग गया हुआ है। हाँ। तो आप बताइए, इन सारी चीजों से सर्वाइवल होने के लिए, उसको परचेस करने के लिए आपके पास ऐसी क्या स्कीम है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके? देखिए कि अभी जो हाउसिंग लोन की जो इंटरेस्ट रेट, बट ऑब्वियस है आरबीआई ने अभी 4th टाइम रेपो रेट बढ़ाया है। एक्चुअली जो पहले हमारे हाउसिंग की इंटरेस्ट रेट थे 6 to 7%, वो एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल थे। बट ड्यू टू कोरोना की वजह से बायर्स को एक सेंटीमेंट आना चाहिए मार्केट के अंदर रिस्क की, उसलिए उस समय गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया। तो अभी जो रेट है 8 से 9% के रेट ठीक है मेरे हिसाब से, भी बहुत ज़्यादा हायर रेट्स नहीं है। और जिन लोगों को लेना है, मतलब जो हाउस बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमको एक अपना खुद का घर लेना है, तो उन लोगों को पता है कि भैया रेट 8 से 9% रहते हैं। ठीक है, कोरोना के टाइम पे जो रेट्स थे उससे थोड़े से रेट ज़्यादा है। तो
हम लोग अभी हमारी स्कीम्स में ऐसा करते हैं कि हम लोग जो बेस्ट टू बेस्ट हम लोग मटेरियल कॉस्ट, जैसे तरह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है आफ्टर कोरोना, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऑल्टरनेटिव्स सोचें, जैसे अभी जिप्सन प्लास्टर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर, और फिर इस सब चीज़ से हम लोग थोड़ी फ्लैट की कॉस्टिंग कम कर सकें, तो उस हिसाब से हम लोग करें ताकि इधर हमारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है या फिर बाकी जो कॉस्टिंग बढ़ी है, मेट्रोसेस वगैरह बढ़ा है, वहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनसेट हो सके। अभी ये भी देखा गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के भी काफी बिल्डर्स लोगों की एंट्री हो चुकी है, जैसे टाटा ग्रुप जो बोल रहा है, और सेकंड थिंग बाकी जो और भी जो बिल्डर्स है वो टेम्पटेशन देने के लिए बायर्स को कई तरह की स्कीम चला रहे हैं। तो आप ये बताइए कि तो ये स्कीम कितनी कारगर हो सकती है, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए एकदम सही बोल रहे हैं। अभी जैसे गोदरेज सबसे पहले, टाटा से पहले अभी गोदरेज आया है, गोदरेज का जो हुगली में इन्होंने जो लिया हुआ है 58 एकर्स में जो उनका पट्टा है, तो इसमें लोग काफी सारी एमिनिटीज दे रहे हैं। अभी तक जो लेआउट्स में था कि लेआउट्स में लोग पहले अनऑथराइज्ड लेआउट्स बनाते थे, आरएल विदाउट आरएल लोग प्लॉट्स बनाते थे और विदाउट आरएल उसको बेच देते थे, बाद में उनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, कब्जा वगैरह सब करा के देते थे। तो एक तो रेरा भी आया है, तो रेरा की वजह से सारे के सारे आपको कंप्लायंस करना है। और गोदरेज जो टाटा आगे आने से वजह से हम लोग को क्या हो गया कि वो जो एमिनिटीज दे रहे हैं जो अभी तक नागपुर में हम लोग नहीं देते थे, तो भी जो नए लेआउट्स आ रहे हैं नागपुर में, उन्होंने भी सब ये सब एमिनिटीज देना शुरू किया है। जैसे अभी हम लोग क्लब हाउस दे रहे हैं लेआउट में, तो पहले लेआउट में लोग कोई क्लब हाउस देता नहीं था, अभी हम लोग जिनानी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं, फिर क्रिकेट कोर्ट दे रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट दे रहे हैं। तो ये सब हम लोग फैसिलिटीज कस्टमर को दे रहे हैं, और इसके अगेंस्ट में हम लोग मुश्किल से 50 से 100 रुपए पर स्क्वायर फुट हम लोग ले रहे हैं। तो बाहर के ग्रुप्स के आने से हम लोग का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हम लोग की क्वालिटी बढ़ रही है, हम लोग उनको देख के काफी कुछ सीख रहे हैं। और नागपुर के लिए तो बहुत बेस्ट है ही, बड़े ग्रुप्स नागपुर में आएंगे तो ठीक है, कंपटीशन तो होगा, लेकिन उससे हमें काफी कुछ सीखने मिलेगा, कंपनीज आएंगी, ग्रोथ होगा। सर रेरा में ये भी देखा गया है कि लोगों का जो विश्वास है, खासतौर ग्राहकों का जो विश्वास है फ्लैट्स परचेस के प्रति काफी बड़ा है, क्रेडेंशियल्स बड़ा है लोगों को। तो आप ये बताइए रेरा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स जो अपने चल रहे हैं, किस तरह से स्ट्रिक्टली वो फॉलो होते हैं रूल्स रेगुलेशंस, उस बारे में बताइए। देखिए रेरा जो एक्ट आया है ये रेवोल्यूशनरी एक्ट है रियल एस्टेट के लिए। क्या होता था कि जैसे पहले हम लोग शेयर मार्केट देखते थे, तो शेयर मार्केट में पहले सेबी के आने के पहले कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, तो उसमें काफी सारे फॉल्ट होते थे, इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी। बट जिस तरह से फिर सेबी आ गया तो ये सब चीजें उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी आ गई। फिर हम लोग इंश्योरेंस देखेंगे तो इंश्योरेंस को IRDA उसको रेगुलेट करता है, बट अभी तक रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए ऐसा कोई भी एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। बिल्डर्स लोग, कुछ बिल्डर्स 10-15% बिल्डर अपने मनमानी करते थे, टाइमली पोजीशन देते नहीं थे, फंड इधर से डाइवर्ट करते थे। बट जब से 2017 मई 2017 से जब से रेरा आया है, इससे क्या हो गया है कि बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर करना है, उसको बिल्डर को अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसने पुराने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, अपने खुद के प्रोजेक्ट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसका स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, नंबर ऑफ के फ्लैट्स कितने सोल्ड हुए, नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने सोल्ड हुए। तो ये सब वजह से क्या होता है, सारा के सारा पब्लिक डोमेन में है। तो पब्लिक जो भी फ्लैट खरीद रहा है या प्लॉट खरीद रहा है, तो उसको जाके वेबसाइट पे अगर वो जाता है रेरा की, बिल्डर का जो रेरा नंबर होता है वो डालने के बाद उसको सारा की सारा बिल्डर का पूरा प्रोफाइल मिल जाता है। तो उस वजह से उसको काफी सारी चीजें इजी हो जाती है समझने के लिए। अगर बिल्डर के अगेंस्ट में कोई लिटिगेशन चल रहा है तो वो भी हम लोग को वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो रेरा आने की वजह से काफी सारा रेवोल्यूशन हुआ है। इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफी सारा इंडिया में आना शुरू हो गया है। जैसे अभी तक मुंबई पुणे में था, बट अब धीरे धीरे इसकी वजह से नागपुर में FDI काफी सारा आना शुरू हुआ। और रेरा की वजह से लोगों का, कस्टमरों का बहुत ज्यादा अच्छा भरोसा बैठा है, क्योंकि इसके पहले जो था कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, कस्टमर मुश्किल से आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता था, वहां पर भी कोई कंप्लेंट लगने में लेता नहीं था, टाइमली पोजीशंस नहीं होते थे। फिर आप देखिए होंगे तो रेरा में हमारे को टाइमलाइन दी हुई है, हमको रेरा में बताना पड़ता है 2 साल 3 साल के अंदर हम कितने के अंदर में बिल्डिंग कंप्लीट करने वाले हैं, पर्टिकुलर वो टेन्यूर में आपको बिल्डिंग कंप्लीट करके देनी है। तो बिल्डर के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। अब जो फंड्स में जो उसमें एक ऐसा क्लॉज है कि आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल जो भी पैसा उठा रहे हो, कस्टमर से जो भी पैसा आ रहा है, आपको 70% एक अलग से एस्क्रो अकाउंट में रखना है। तो रेरा का पर्टिकुलर आपको आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम से एक आपका अकाउंट खुलता है, 70% पैसा आपको उसी अकाउंट में रखना है। वो पैसा वहां से आप निकाल नहीं सकते हो विदाउट बैंकिंग परमिशन। उसके लिए आपको आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देना है, इंजीनियर सर्टिफिकेट देना है, C सर्टिफिकेट देना है, उसी के बाद आप पैसा वहां से निकाल सकते हो। तो ये बहुत 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 अच्छी चीज़ है और बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है। शहर विदर्भ इंटरस्टेट के दर्शक AAA के डायरेक्टर मिस्टर अमित अग्रवाल सर को लाइव देख रहे हैं। इवन आपको फोन नंबर और आपका एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देखकर बायर्स इन्वेस्टर्स डायरेक्ट आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो अग्रवाल सर, चलते चलते हमारे बायर्स को आप ये बताइए कि ये तो स्कीम के बारे में आपने बताया कि आपके स्कीम मतलब स्कीम लोकेशन कहाँ है, ये भी बता दिया आपने स्कीम के बारे में। तो आप ये बताइए, ऐसे लोग, ऐसा भी क्लास है जिनको फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम आती है, EMI के आ रहे हैं, तो आप ये बताइए किन बैंकों से आपका टाइप है और फाइनेंस की क्या इजी
प्रोसीजर से बारे में बताइए। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने हमारे प्रोफेशन से कनेक्टेड ही पूछा। बिंग आई एम अ बिल्डर बट आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फाइनेंसेस हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास जो भी कस्टमर आता है, पहले हम सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। अगर एलिजिबिलिटी में कई बार भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट तो सारे ऑलमोस्ट नागपुर के हम लोग 100% बैंक से हमारे टाइप्स होते हैं, सारे के सारे नेशनल बैंक्स और सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स। और बिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स, उनको कहीं पर भी जो दिक्कत जाती है, तो उसमें हम लोग अच्छे से उनको बहुत अच्छे तरीके से बाकी बिल्डर्स के कंपेयर में उनको बाकी अच्छे तरीके से उनको हेल्प आउट कर पाते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कर रहे हैं हम लोग, जो भी काम कर रहे हैं अभी तक पूरा सैंक्शन या तो NIT, NMC या NMRD के सैंक्शन प्लॉट्स या उनके लेआउट्स में ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इसके बाहर हम लोग कहीं पर भी नहीं जाते हैं। तो एक लोगों को फेथ हो सकता है, उस पर एक बार को भरोसा है। इस तरह से हमारा वर्किंग स्टाइल है। थैंक यू।